नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में वैश्विक निवेशक सम्मेलन होना प्रस्तावित है, जिसके लिए सीएम धामी ब्रिटेन में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम धामी यहां पर इन्वेस्टर समिट और रोड शो करके उत्तराखंड के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करने और निवेश जुटाने की जुगत में ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 चल रहा है। इसी कड़ी में लंदन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम ने हिस्सा लिया और समिट को संबोधित किया। सीएम धामी ने ब्रिटेन और भारत के कारोबारी रिश्तों को अहम बताते हुए कहा कि ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में ब्रिटेन की 600 से ज्यादा वाणिज्यिक इकाइयां हैं, जिनका $50 बिलियन का कारोबार है और इन इकाइयों के माध्यम से 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। भारत में शिक्षा, खुदरा उपभोक्ता सामान, लाइफ साइंस, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वे क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन ने निवेश किया है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश में निवेश के लाभों के बारे में बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाने में सफल रहा है। ब्रिटेन इस क्षेत्र में विश्व शक्ति है, इसलिए आपका अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर और लाइफ साइंस के क्षेत्र में ब्रिटेन अग्रणी है। उत्तराखंड भी भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। पूरे देश का 22% फार्मा का काम उत्तराखंड में होता है। ब्रिटेन का रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक अवस्थापना तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। सीएम धामी के मुताबिक उत्तराखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए सीएम धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए लंदन में उषा प्रेक्रो लिमिटेड के अध्यक्ष प्रशांत झावर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। दरअसल उत्तराखंड में दिसंबर महीने में वैश्विक निवेशक सम्मेलन होना प्रस्तावित है। निवेशक सम्मेलन से पहले 25,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग का भी लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब सीएम धामी का ये विदेश दौरा काफी खास बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस निवेशक सम्मेलन में देश विदेश के औद्योगिक समूहों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है। इसके लिए देश विदेश में रोड शो का आयोजन किया जा रहा है और जगह जगह प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने एक धरने के दौरान अपना सर मुंडवा दिया और वहीं उनके सर मुंडवाने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा और कहा कि हिंदू धर्म में कभी भी महिला अपना सर नहीं मुंडवाती। और वहीं महेंद्र भट्ट का उसके बाद एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को केश देने ही थे तो उन्हें भाजपा को दे देने चाहिए थे, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ने लगा। इसी को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने महेंद्र भट्ट के ऊपर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने भाजपा को भी नसीहत दे डाली। गरिमा ने कहा कि बीजेपी जानकर ये कर रही है ताकि विपक्ष इसी में उलझा रह जाए और अंकिता भंडारी मामला न उठा पाए। दूसरी तरफ बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने महेंद्र भट्ट के बयान का बचाव करते हुए कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद को भगवान नहीं बताया, कांग्रेस मुद्दे को भटका रही है। गरिमा दसौनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, मनवीर सिंह चौहान प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा कांग्रेस बीजेपी में आर पार और साथ ही साथ इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने
ये कहीं नहीं कहा कि भगवान का अपने आप में। उन्होंने कांग्रेस को ये कहा कि उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति छोड़ी है। अगर उनको केस दान करने ही हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रही है और इस नाते वो केस दान करे, ये उन्होंने सुझाव दिया था। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जिस प्रकार से उनके केंद्र के नेता सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सनातन विरोधी कार्य करते हैं, उसी प्रकार से उनके प्रदेश के नेताओं के द्वारा बहनों को जिस प्रकार से मुंडन करवाने के लिए उकसाया गया, उनको प्रेरित किया गया, तो निश्चित रूप से उन्होंने सनातन का अपमान किया है, भारतीय संस्कृति का भी अपमान किया है और मातृशक्ति का भी अपमान किया है। मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं महेंद्र भट्ट, ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि अपने कुतर्कों से सिर्फ एक मकसद उनका दिखाई पड़ रहा है कि अपनी बयानबाजी या घटिया बयानबाजी में वो विपक्ष को उलझाए रखना चाहते हैं और अंकिता हत्याकांड वाले प्रकरण को की न्यायिक हत्या करना चाहते हैं। विपक्ष इनकी ही बातों का पलटवार करता रह जाए और अंकिता के लिए झंडा बुलंद ना कर सके, मोर्चा ना खोल सके, ये मकसद इस सबके पीछे दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से वो उदाहरण दे रहे हैं वेदों से, पुराणों से, उससे यही परिलक्षित होता है कि उनको बहुत ही अल्प ज्ञान है, क्योंकि कहीं भी हमारे वेदों में मातृशक्ति के मुंडन कराने पर हिंदू सनातन धर्म का अपमान तो नहीं बताया गया है। वहीं आप देखिए कि जो केश दान करने की बात माननीय गोदयाल जी ने महिला नेत्रियों के बाद कही थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब अपना केश दान करेंगे अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला, वो हमने मुख्यमंत्री को प्रेषित करने की बात कही थी। और मुख्यमंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता, वो तो पूरे प्रदेश का होता है। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं महेंद्र भट्ट? हमने तो महेंद्र भट्ट का जिक्र भी नहीं किया, हमने भाजपा का भी जिक्र नहीं किया, हमने कहा केश दान हम मुख्यमंत्री को देंगे। तो ऐसे में इस तरह के घटिया बयानबाजी से बचना चाहिए और अपने प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव को लेकर अब कई संस्थानों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। इन रिपोर्ट को प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक किया है, जिसमें भू धसाव के कई कारण बताए गए हैं। दूसरी तरफ एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस अब इस रिपोर्ट को लेकर भी प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने इस रिपोर्ट को जानबूझकर दबा के रखा था और उसे सामने नहीं आने देना चाहती थी। अगर सरकार इस मामले को लेकर गंभीर होती तो जोशीमठ के मामले का अभी तक समाधान किया जा सकता था। गंभीर होती तो जोशीमठ की समस्या का अभी तक समाधान किया जा सकता था। बहुत पहले ही रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन सरकार रिपोर्ट दबा रही थी। सरकार ने दबाव के कारण रिपोर्ट सार्वजनिक की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो रिपोर्ट आई है सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करेगी और जोशीमठ के जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत देगी और जोशीमठ को अन्यत्र बसाने के संबंध में जो भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करेगी और नया जोशीमठ बसाने के लिए कार्रवाई करेगी। वहीं दिल्ली में संपन्न हुए 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 से 2 पुरस्कारों से नवाजा गया। बता दें आपको कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। बता दें कि उत्तराखंड में आयुष्मान योजना कार्ड धारकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज देने के लिए 248 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें 102 सरकारी जबकि 146 निजी अस्पताल शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने क्लेम भुगतान करने के लिए 15 दिन के मानक को निर्धारित किया, जिसके सापेक्ष उत्तराखंड में 7 दिनों के भीतर ही इलाज कर रहे अस्पतालों को क्लेम का भुगतान किया जा रहा है। देखिए, ये क्लेम एडजुडिकेशन और एंटी फ्रॉड मेजर्स जो एसएचए द्वारा किया जाता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आरोग्य मंथन के समारोह में उत्तराखंड को सम्मानित किया गया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टेट के तर्ज पे। और उत्तराखंड में ये रिकॉर्ड रहा है कि जो हॉस्पिटल के क्लेम्स आते हैं 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उसका निस्तारण हम लोग कर देते हैं
और इसी की वजह से जो है टाइमली पेमेंट भी होता है हॉस्पिटल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी हमारे साथ इसी वजह से जुड़ रहे हैं। वहीं शहर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जहां पर लगातार जगह जगह फॉगिंग और लार्विसाइड का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं डेंगू का लार्वा मिलने पर चालान कर कार्रवाई की जा रही है। निगम द्वारा डेंगू लार्वा पाए जाने पर अब तक करीब 400 चालान किए जा चुके हैं, जिसमें निगम द्वारा 12 लाख की धनराशि जुटाई गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम मिलकर लोगों को डेंगू के प्रति लगातार जागरूक कर रही हैं। लोगों की लगातार मांग उठने के बाद उत्तरी हरिद्वार क्षेत्र में राजकीय डिग्री कॉलेज तो खोल दिया गया, लेकिन कॉलेज के लिए अभी तक जमीन नहीं मिल पाई। लिहाजा कॉलेज एक आश्रम के 5 कमरों में चल रहा है। राजकीय डिग्री कॉलेज में मौजूदा समय में 285 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिनको बैठाने के लिए कॉलेज प्रबंधन को टिन शेड की व्यवस्था करनी पड़ी और नगर निगम में डिग्री कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन तो कर दिया गया, लेकिन जमीन मेला क्षेत्र के होने की वजह से शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई। उच्च शिक्षा मंत्री के मुताबिक जमीन को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। पिछले 2 सालों से डिग्री कॉलेज की जमीन देने की कवायद चल रही है, लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भारी पड़ रही है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी अक्टूबर महीने से बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियन क्रमबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। हालांकि रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने 27 सितंबर को रात 11 बजे से चक्का जाम का ऐलान किया था, लेकिन मोर्चे की बैठक में फिलहाल चक्का जाम के फैसले को बदल दिया गया। अब यूनियन ने तय किया है कि अक्टूबर महीने से क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, जिसमें परिवहन निगम के 4 यूनियन शामिल रहेंगी। रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि अप्रैल महीने में शासन और निगम स्तर पर मांगों को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई थी। इसके बाद ही आज तक किसी भी मांग पर शासनादेश जारी नहीं किया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 3 अक्टूबर से आंदोलन की शुरुआत करेगा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में कर्मचारियों की मदद के रूप में वन्य जीव भी अब तैनात रहते हैं। अब चाहे वो जंगलों में मानसून की गश्त हो या फिर शिकारियों से वन्य जीवों को बचाने के लिए की जाने वाली गश्त, या फिर हमलावर होते बाघ या गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने के लिए चलाए जाने वाला रेस्क्यू अभियान, इन्हीं सभी में वन्यजीवी भी जो हैं वो कर्मचारियों की मदद में हमेशा तैनात रहते हैं। ऐसे ही 3 वन्यजीव भी कर्मचारियों की तरह ही जल्द ही सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। कॉर्बेट पार्क में आने वाली 4 अक्टूबर को एक हथनी और 2 स्पिनर डॉग रिटायर हो रहे हैं। कॉर्बेट पार्क प्रशासन द्वारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच ही वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 4 अक्टूबर को हाथी दिवस मनाया जाना तय है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से उनकी अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर को साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में देश और विदेशों में पहचान दिलाने के लिए 27 सितंबर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता और एंगलिंग मीट का आयोजन शुरू होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय टनकपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि दीपक राजवार और जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में टनकपुर और चंपावत जिले को देश और विदेश में पहचान दिलाने के साथ ही ऋषिकेश के तर्ज पर कुमाऊं के इस डेस्टिनेशन को पर्यटन हब बनाने के लिए आज से कार्यक्रम किया जा रहा है। टनकपुर के चूका से बूम शारदा नदी में आयोजित राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता को लेकर देश भर की 15 टीम प्रतिभाग कर रही है, जो कि रिवर राफ्टिंग के विभिन्न इवेंट में प्रतिभाग करेंगे, जबकि एंगलिंग मीट के लिए नेपाल, बांग्लादेश सहित देश भर में 18 प्रतिभागी इस आयोजन में प्रतिभाग करेंगे।
मौसम परिचालन केंद्र वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि उत्तराखंड में आने वाले 4-5 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इस वर्ष सामान्य से 4% अधिक वर्षा राज्य में हुई। कुमाऊं रीजन की बात करें तो आने वाले दिनों में नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा में हल्की बारिश होने का अंदेशा है। मौसम परिचालन केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि 30 सितंबर तक उत्तराखंड से मानसून विदा हो सकता है। इसकी शुरुआत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली की तरफ मानसून के अंतिम चरण में गिरावट देखने को मिलेगी। इस वर्ष उत्तराखंड में मानसून जो है वो पहले की तरह काफी बेहतर रहा है। देखिए, अभी जो मौसम की बात करें तो अभी जो उत्तराखंड में आगे आने वाले 4-5 दिनों में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल या बागेश्वर जनपदों में हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके अलावा ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। तो एक्टिविटी तो जो है कम हो गई है। और मानसून की बात करें तो नॉर्मल जो डेट है उत्तराखंड से विड्रॉल की, वो 30 लास्ट जो वीक है सितंबर का 30 के आसपास कंप्लीटली जो विड्रॉ हो जाता है। तो इस साल भी अभी जो है विड्रॉल कल जैसे है तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ है मानसून विड्रॉल। मुस्लिम समुदाय के आगामी त्योहार ईद उल मिलाद को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने के लिए गदरपुर थाना परिसर में सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में अमन कमेटी बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना अध्यक्ष राजेश पांडे समेत कई पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और मुस्लिम समुदाय के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक के साथ साथ पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों के संग बैठक की। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि ईद मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान कोई भी मोटरसाइकिल और अन्य गाड़ी से स्टंट करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, 28 तारीख को 12 वफात का त्यौहार है। इस संबंध में थाना गदरपुर में जो ये आपके मस्जिदों के जितने भी ये प्रभारी हैं और जो मेन मुख्य यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा एक कमेटी की यहाँ पर मीटिंग की गई, जिसमें जो भी इनके जो है वो जुलूस आदि निकलते हैं उसमें हमने इनको जो है कोई रास्ता परिवर्तन के संबंध में जुलूस के साथ में बाइकें न ले आए और शांति व्यवस्था बने रहे, शांति के साथ जो है वो जुलूस निकले। वहीं प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम साबिर पाक के 755वें उर्स मेले की शुरुआत पिरानकलिया साबरी जर्मन हैंगर में इतिहास में पहली बार सर्वधर्म सद्भावना सम्मेलन के साथ हुई, जिसमें हर धर्म, वर्ग, हर पार्टी और हर विचारधारा के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। इस सम्मेलन का शुभारंभ तिलावत के पश्चात कलियर में पहली बार राष्ट्रीय गान जनमन गण के साथ हुए, जिसमें सूफियों, सज्जादों, संत, फिल्म कलाकारों, राजनेताओं, पत्रकारों और समाज सेवियों ने एक आवाज में साबिर बाबा की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद जैसे नारे के साथ ही वातावरण को एकदमय बना दिया। शहर में लगातार साइबर अपराध बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर साइबर पुलिस एसटीएफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन साइबर अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता न होना इसका एक बड़ा कारण है। इसको लेकर एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा है कि साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है और इसके केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साइबर अपराधी लगातार अपना साइबर ठगी करने का तरीका बदल रहे हैं। इसके बचाव का एक बड़ा कारगर तरीका है लोगों में जागरूकता, और इसी को लेकर हम समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जागरूकता फैलाते हैं और इसी के तहत हमने AI बेस्ड कॉमिक की भी शुरुआत की है, जिसे हम हर सप्ताह जारी करते हैं। हमारी लोगों से अपील है कि जितने आप जागरूक रहेंगे और होंगे उतना ही इस साइबर अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।